हेलो स्टूडेंट्स, हम पुनः अपने यूट्यूब चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर पर आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज के टॉपिक्स में आप लोग को क्लास 9th का भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को बल तथा बल से संबंधित जो नियम होते हैं उसको पढ़ाया जाएगा। अर्थात इस पार्ट का नाम है बल तथा गति के नियम। चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। क्लास 9 फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसको अगले वीडियोज में आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं। और चैप्टर 2 में आप लोग जान रहे हैं कि पार्ट का नाम है बल तथा गति के नियम, जिसे इंग्लिश में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे बल। उसके बाद पढ़ेंगे कि बल के कहाँ कहाँ प्रभाव है, कैसे कैसे बल कार्य करता है। फिर उसका पढ़ेंगे आप बल के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फोर्स। तो देखिए बल होता क्या है, अब बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, बल का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे इस टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे हम लोग। तो देखिए बल क्या है, तो बल एक बाहरी कारक होता है। कारक मतलब कोई क्रिया होता है। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी गतिशील वस्तु को रोक देता है, या और जो रोकने की प्रक्रिया है, रुका हुआ वस्तु है, जिसे हम विराम कहते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम में स्थित वस्तु को गतिशील कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। जैसे में जिसमें कि यह गतिशील वस्तु है, गतिशील है मतलब कि गति कर रही है। जब गति कर रही है तो इसको हम बल के साथ है, चाहेंगे तो रोक सकते हैं या विराम में कर सकते हैं। रोकने की प्रक्रिया ही विराम कहलाती है। विराम का मतलब रोकना। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको विराम में कर सकता है, और यदि विराम में है तो गतिशील भी कर सकता है, कर भी सकता है या करने का प्रयास करता है। जैसे मान कि यह मार्कर ही है, मतलब यह व्हाइट बोर्ड ही है, इस पे हम बल लगा रहे हैं। जैसे यह बल लगा दिए तो बल लगाने के बाद देखा है तो यह आपका क्या था, पहले विराम में था लेकिन बाद में यह गति अवस्था में नहीं हुआ, लेकिन हम तो प्रयास किए ना। तो वही बोला गया कि गतिशील वस्तु को विराम में करता है या विराम में स्थित वस्तु को गतिशील करता है, या करता है या करने का प्रयास करता है, वही कारक बल कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बल वह बाह्य कारक है, वह बाहरी कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम में करता है या विराम में स्थित वस्तु को या रुके हुए वस्तु को गतिशील करता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अब ये जो बल होता है, ये क्लियर हो गया परिभाषा। अब इस बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं इस बल को। अब बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। यहाँ पे जो एम है वह द्रव्यमान होता है और ए जो होता है आपका त्वरण होता है। एम जो होता है आपका द्रव्यमान होता है और ए जो होता है आपका त्वरण होता है। यह पूरा नहीं लिखा गया, शॉर्टकट में लिखा गया। एम होता है द्रव्यमान, ए होता है त्वरण, और एफ जो हो गया आपका बल। बल को एफ से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से हम बल का मात्रक निकालेंगे। जिस प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम लोग मात्रक भी निकालते हैं। यदि यहाँ से बल का मात्रक निकाला जाए तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, और जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हो जाएगा बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, और इसी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग न्यूटन भी कर सकते हैं। अर्थात बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन इसको एसआई प्रणाली में हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को बल का मात्रक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब उसके बाद इसी बल का मात्रक, ये जो आपका एसआई प्रणाली में है और यह जो है एमकेएस प्रणाली में है, दोनों लगभग एक ही प्रणाली होती है। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक जो है किग्रा मीटर प्रति सेकंड है, और एसआई प्रणाली में आपका बल का मात्रक न्यूटन है। और यह एमकेएस और एसआई दोनों प्रणाली एक ही होती है लगभग। तो इसका बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन हो गया। लेकिन इसी बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछ लेता है। इस बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछ लेता है। तो इस बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है, सीजीएस पद्धति में या सीजीएस सिस्टम में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और डाइन को डी वाई एन ई से डिनोट करते हैं, मतलब डी वाई एन ई पूरा लिखते हैं। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। अब यहां से एक प्रश्न पूछ देता है कि
अब एक न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है, मतलब कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो वह होता है आप लोग का लगभग एक न्यूटन में 1,00,000 डाइन, मतलब कि 10⁵5 डाइन होता है। लेकिन कैसे होता है वही निकालने जा रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा। यह बराबर क्या है, m इंटू ए है। और हम मान लेते कि बल को हमको 1 लाना है, बल 1 लाना है, अर्थात 1 न्यूटन लाना है। 1 न्यूटन लाने के लिए m का मान क्या रखना होगा, 1, और a का मान भी क्या रखना होगा, 1। अब यहाँ m 1 है, अर्थात द्रव्यमान 1 है, तो द्रव्यमान को हम किससे परिवर्तित करते हैं, किलोग्राम से, गुणे ए जो है त्वरण है, त्वरण को किससे परिवर्तित करेंगे, तो 1 लिखकर यहाँ लिख देंगे आपका मीटर प्रति सेकंड। हमको 1 लाने के लिए यहाँ 1 गुणे 1 लिखना होगा, तभी हमारा 1 आ सकता है। हम ये पूछे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 न्यूटन देखिए कितना डाइन होगा। आपका ये जो किलोग्राम हो एमकेएस है, इसको सीजीएस में बदलेंगे, तो सीजीएस मतलब कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में हो गया यह, गुणे। अब उसी तरह 1 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं। जब भी सीजीएस बोलेगा तो यहाँ देख लीजिए, सी से क्या होता है, सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ तो मीटर है, इसलिए इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और सेकेंड उसी तरह रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए सीजीएस में सेकेंड ही है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकेंड। देखिए आपका ग्राम भी दिखाई दे रहा है, अब सी से सेंटीमीटर भी दिखाई दे रहा है, और सेकेंड भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि यह सीजीएस में बदल गया है। अब सीजीएस में बदल गया तो इसको लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर आपका हो जाएगा 10 घाते कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10⁵5, या सीधे लिख देंगे 1,00,000, 1,00,000 या 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर 10⁵5, और इसी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को ही डाइन कहते हैं। अर्थात आप लोग को पता चल गया कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में 1,00,000 अर्थात 10⁵5 डाइन होता है। आप लोग को यह याद होना चाहिए, क्योंकि यह कंपटीशन लेवल पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। और 9th लेवल पर भी जो टीचर अच्छे होते हैं या जो बच्चे अच्छे होते हैं, कंपटीशन करते समय यही प्रश्न उठा देते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1,00,000 या 10⁵5 डाइन होता है। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, तो न्यूटन और डाइन में यही रिलेशन है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। तो उम्मीद है कि आप लोग को बल का परिभाषा और बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, बल का सूत्र क्या होता है, और जो बल का एमकेएस या एसआई प्रणाली में जो मात्रक होता है, और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो मात्रक भी जान लिए। और न्यूटन और डाइन में जो संबंध होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, तो वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यह 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन कहाँ से आया है, उसको सिद्ध भी किया गया है। तो आप लोग को यह टॉपिक्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं बल के प्रभाव पर। तो देखिए बल के प्रभाव को कैसे क्लियर करेंगे, मतलब बल के कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इससे इरेज करने से क्या हो जाएगा कि आप लोग का जगह मिल जाएगा थोड़ा से, या रहने दीजिए, इसको आपको घुमाना भी होगा। तो देखिएगा बल के प्रभाव, तो बल के प्रभाव कई पॉइंट पर पड़ते हैं। बल के प्रभाव, देखिए इसके प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले कि किसी गतिशील वस्तु को हम, यदि कोई गतिशील वस्तु है तो उसको विराम में कर सकते हैं। यदि हम बल लगाए, यदि जैसे में यह गतिशील वस्तु है, जैसे मान लो कि यही गेंद है, यह गति कर रही है, हम इसको चाहेंगे तो बल लगाकर इसको रोक सकते हैं। यहाँ पर लेके यहीं पर यदि यह गति कर रहा है, यहाँ पर हाथ लगा दिए या किसी वस्तु पर रख दिए, तो यह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब विराम में हो जाएगा। तब बल का पहला प्रभाव तो देख लिए कि गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है, वह विराम में कर सकता है। और दूसरा इसका उल्टा हुआ, यदि कोई वस्तु स्थिर है या विराम में है तो उसको हम गतिशील अवस्था में भी कर सकते हैं। तो किसके सहायता से करते हैं, तो बल के सहायता से करते हैं। इसलिए अभी तो बल के प्रभाव में ही आएगा, मतलब बल से क्या क्या कर सकते हैं वही बताना होता है। बल के प्रभाव मतलब बल से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वही बताना है। तो पहला हम कर सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु को विराम में कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं कि विराम में स्थित वस्तु को गतिशील अवस्था में कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा सिंबल भी देते जा रहे हैं, गतिशील को विराम में कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि विराम में वस्तु रहेगा, रुका हुआ रहेगा, तो उसको हम गतिशील भी कर सकते हैं। यह सब किसके सहायता से करते हैं, तो बल की सहायता से करते हैं। और तीसरा, वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं, वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं। जैसे में
यह वस्तु इधर गति कर रही है, जैसे यह गेंद ऐसे गति कर रही है, यदि यहाँ पर बाधा आ जाए, यदि यह बहुत स्पीड में है, यदि यहाँ पर दीवार खड़ा हो जाए या कोई वस्तु रख दे तो यह क्या होगा कि जब इसे टकराएगा तो वापस इस दिशा में आने लगेगा, इसका मतलब दिशा बदल जाएगा, जा रहा था उस दिशा में आगे की ओर, जब टकराएगा दीवार से या किसी भी वस्तु से वह क्या हो जाएगा, तो उस समय इस साइड में आ जाएगा। तो जब टकराएगा तो क्या लगेगा, उस समय बल ही लगेगा, अर्थात बल का ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब बल की सहायता से हम किसी वस्तु की दिशा को भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब बल की सहायता से वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं, बल की सहायता से वस्तु का आकार भी बदला जा सकता है। अर्थात जैसे मतलब कि यह मार्कर ही है, यदि इसको यहाँ पे दबाया जाए यह टूट भी सकता है, तो टूटेगा तो इसका मतलब इसका आकार बदल जाएगा। तो यही बोला गया कि वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं, किसके सहायता से, यह सब बल के प्रभाव में ही आ रहा है, अर्थात बल के सहायता से ही किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप लोग अपने से क्लियर कर सकते हैं कि बल का प्रयोग आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं। किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बल का ही प्रयोग करते हैं। या यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो यह भी यहाँ पर बल का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो देखा जाए तो बल के कई जगह प्रभाव है, तो आप लोग कम से कम 5 या 6 याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। याद करने की क्या जरूरत है, आप लोग दैनिक जीवन में अपने डेली के कार्य में आप लोग देखते होंगे, तो बल के प्रभाव अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम होगा, यदि लगे कि स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग के बल के प्रभाव भी अच्छी तरह से क्लियर हो गए और बल क्या है वो भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं बल के प्रकार को, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं और असंतुलित बल को अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है। तो आप देखिए संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल। इसको समझाने से पहले हम परिणाम के बारे में बता देते हैं, परिणाम क्या होता है, क्योंकि बिना परिणाम को समझे आप लोग को जब यह समझाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन दोनों के डिफिनेशन में परिणाम बोलेंगे। तो परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, जैसे मतलब होता है कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, वही परिणाम है। ठीक, अब परिणाम शून्य भी हो सकता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन फेल हो गए, तो क्या हुआ, इसका मतलब परिणाम शून्य हो गया। या बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं जिसके लिए वो मिला नहीं, इसका मतलब परिणाम क्या है, शून्य है। और यदि बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं यदि वो मिल गया तो इसका मतलब वो परिणाम क्या अच्छा हो गया है, परिणाम शून्य नहीं है, कुछ न कुछ उसका परिणाम है, मिला है। तो उसी परिणाम शब्द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए संतुलित बल क्या होगा, दोनों का डिफिनेशन एक ही होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। तो देखिएगा संतुलित बल में जब किसी वस्तु पर, जैसे मान कि यही वस्तु है, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं, 2 बल लगा दें या तो 2 से अधिक बल लगा दें, जैसे मान कि यहाँ से हम बल लगा दिए F1 मतलब पहला बल, और यहाँ पर दूसरा बल लगा दिया और यहाँ पर तीसरा बल लगा दिया। जब किसी वस्तु पर, और यह याद रखिएगा 2 बल होना चाहिए या तो 2 से अधिक बल होना चाहिए, एक बल नहीं होना चाहिए। यदि किसी वस्तु पर एक बल लगा रहे हैं तो इसका मतलब वह वस्तु के आकार में या उसका परिणाम में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा, और यदि भारी वस्तु रहेगा तो मान लीजिए वो नहीं हो सकता है। तो जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं और उस वस्तु के परिणाम में या उस वस्तु का परिणाम ही शून्य होता है, अर्थात उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो गति अवस्था में नहीं जाता है, तो इसका परिणाम ही शून्य हो गया। और जब परिणाम ही शून्य हो जाता है तो यह लगाए गए बल ही संतुलित बल कहलाते हैं। यह लगाए गए बल ही क्या कहलाते हैं, संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं और उनका परिणाम ही शून्य आता है तो उस बलों को संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। और इसमें एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, यहाँ पर वस्तु के आकार में तो मतलब वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। जब यहाँ पर यह बल और यह बल और यह बल सबके सब बराबर हो जा रहे हैं, अर्थात इन तीनों बलों के लगने से इसका परिणामी शून्य हो जा रहा है, इसका मतलब कि इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखें कि इसके स्थिति में तो परिवर्तन नहीं होता लेकिन आकार में परिवर्तन हो सकता है। यहां से प्रश्न बना सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर कि यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाए गए हैं, हम जानते हैं कि वस्तु के स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी यदि असंतुलित बल है तो, परंतु उसके आकार में क्या होगा, तो आकार में परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि यदि यहाँ से वस्तु मतलब कि यहाँ पे जो बल लगा है बहुत ज्यादा बल लग गया और यहाँ से भी लगा है तो इस वस्तु का आकार मतलब बदल जाए, मतलब दब जाए वस्तु, लेकिन दब जाएगा लेकिन गति नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। कब, जब यह संतुलित बल रहेगा तब। तो यह याद रखिएगा संतुलित बल क्या होते हैं,
जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाएंगे और उस वस्तु का परिणामी शून्य होगा तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। और इस कंडीशन में संतुलित बल की अवस्था में वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यह हो गया आपका संतुलित बल। अब इसी पर असंतुलित बल समझा दे रहे हैं। यहाँ तक क्या बोले थे कि परिणामी शून्य होना चाहिए, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए, अर्थात वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात वस्तु गतिशील नहीं होना चाहिए था, यह बताया गया था। लेकिन असंतुलित बल में ठीक उसी का उल्टा, जब अब इसी में बता रहे हैं असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाएंगे और उसका परिणामी शून्य न हो, उस बार बोला गया था उसका परिणामी शून्य हो, इस बार क्या बोला जा रहा है उसका परिणामी शून्य न हो, तो इन्हीं सब बलों को असंतुलित बल कहेंगे। आप कहेंगे परिणामी शून्य न हो, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगा। जिस दिशा की ओर से बल बहुत ज्यादा लगेगा उस दिशा की ओर वो गति करना प्रारंभ कर देगा। यह कब होगा? असंतुलित बल की अवस्था में। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगता है और उसका परिणामी शून्य न हो, तो इस स्थिति में लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को बल और बल के प्रभाव और बल के प्रकार अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और अब इसके बाद अगला हेडिंग आप लोग को पढ़ाया जाएगा न्यूटन के नियम। तो चलते हैं न्यूटन के नियम को। देखिएगा यहाँ पर जो आप लोग को बल का मात्रक बताया गया था, बल का मात्रक आया था आपका किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, गलती से यह छूट गया था आपका, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है यह मात्रक। और जब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो आपका यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। तो यह थोड़ी सी जो गलती थी, और यह ऐसी गलती पढ़ाते समय थोड़ा बहुत हो जाती है और यह सभी यूट्यूबरों से होता है। तो इन सभी गलतियों पर आप लोग ध्यान न दें और थोड़ा सा उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा। और यदि हम लोग को गलती दिखाई देती है तो उसको हम लोग सुधरवा देते हैं। तो चलते हैं अब उसके बाद न्यूटन के नियम पर। अब जानिएगा कि न्यूटन का नियम क्या होता है और